बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो टॉपिक है न्यूक्लियर ट्रांसमुटेशन। डियर स्टूडेंट, ट्रांसमुटेशन वर्ड का मतलब है टू चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, और हमारा टॉपिक है न्यूक्लियर ट्रांसमुटेशन, जिसका मतलब है कि न्यूक्लियस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो जाएगा। और ये बेसिकली न्यूक्लियर ट्रांसमुटेशन रेडियो एक्टिविटी से ही रिलेटेड है। तो चलिए देखते हैं कि रेडियो एक्टिविटी से किस तरह एक न्यूक्लियस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसम्यूट हो जाता है। डियर स्टूडेंट, आपने प्रीवियस लेक्चर में ये पढ़ा था कि रेडियो एक्टिविटी को जब 1896 में बेकरेल ने ऑब्जर्व किया तो उसने ये बताया कि रेडियो एक्टिविटी एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस का क्या मतलब है? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस का मतलब ये है कि जब भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट डिके करेगा तो आप ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि उस एलिमेंट का कौन सा एटम किस टाइम पर डिके करेगा। यानी जो रेडियो एक्टिव डिके का प्रोसेस है वो रैंडम है, उसमें आप बिल्कुल ये प्रिडिक्ट नहीं कर पाएंगे कि किस एटम ने किस टाइम पर डिके करना है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास ये एक सैंपल है जिसमें रेडियो एक्टिव एलिमेंट के हमने 10 एटम्स कंसिडर किए हैं। डियर स्टूडेंट, वैसे तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट के ऑब्वियसली जब एटम्स कंसिडर किए जाते हैं इन रियल प्रैक्टिस तो वो बहुत बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन हमने जस्ट 10 एटम्स को कंसिडर किया ताकि आपको बात समझाई जा सके। अब इन 10 एटम्स ने आफ्टर देयर हाफ लाइफ ऑफ 1 सेकेंड डिके करना है हाफ नंबर के अकॉर्डिंग। मेरा मतलब ये है कि इन 10 एटम्स में से कोई से भी 5 एटम्स आफ्टर हाफ लाइफ टाइम डिके कर जाएंगे। अगर इनकी हाफ लाइफ 1 सेकेंड है तो 1 सेकेंड के बाद इन 10 में से 5 एटम्स डिसअपीयर हो जाएंगे या एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ट्रांसम्यूट हो जाएंगे, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब स्पॉन्टेनियस वर्ड का क्या मतलब है? इन 10 में से आप ये नहीं प्रेडिक्ट कर सकते कि कौन सा एटम किस टाइम पर डिके करेगा, क्योंकि ये एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। सो कोई सा भी एटम किसी भी टाइम पर विद इन 1 सेकेंड डिके कर सकता है। आप ये नहीं कह सकते कि ये एटम पहले डिके करेगा, ये दूसरे नंबर पर, ये तीसरे पर, ये चौथे पर और ये 5वें नंबर पर डिके करेगा। आप ये बिल्कुल प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। सो इसीलिए रेडियो एक्टिविटी को स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कहा जाता है। जब 1896 में बेकरेल ने ये ऑब्जर्वेशंस की तो एट द सेम टाइम मैडम मारी क्यूरी और उनके हस्बैंड पीरी क्यूरी भी रेडियो एक्टिविटी पर एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म कर रहे थे। तो 1898 में उन्होंने 2 रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स पोलोनियम और रेडियम को डिस्कवर किया। तो उन्होंने ये कहा कि जब भी कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट डिके करता है तो उसका रेट ऑफ डिके टेम्परेचर पर या प्रेशर पर डिपेंड नहीं करता। उन्होंने रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स के डिके को रूम टेम्परेचर पर ऑब्जर्व किया और फिर उसी रेडियोएक्टिव एलिमेंट के डिके को लिक्विड हाइड्रोजन के बहुत ही लो टेम्परेचर पर भी ऑब्जर्व किया, लेकिन उन्होंने रेट ऑफ डिके ऑफ रेडियोएक्टिव एलिमेंट में कोई भी चेंज नहीं पाया। सो उन्होंने ये कंक्लूड किया कि जब भी कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट डिके करता है तो वो सराउंडिंग के टेम्परेचर पर या प्रेशर पर डिपेंड नहीं करता। सो डियर स्टूडेंट, ये तो था कि रेडियो एक्टिविटी किस तरह का फिनोमेना है और क्या ये सराउंडिंग के फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। तो आपने जाना कि रेडियो एक्टिविटी एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है और ये सराउंडिंग के टेम्परेचर या प्रेशर पर डिपेंड नहीं करता। सो अब चलते हैं, देखते हैं कि ट्रांसमुटेशन क्या है। जैसा कि मैंने स्टार्ट में बताया कि ट्रांसमुटेशन वर्ड का मतलब है टू चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, और न्यूक्लियर ट्रांसमुटेशन का मतलब ऑब्वियसली ये होगा कि न्यूक्लियस एक फॉर्म से यानी एक न्यूक्लियस से किसी दूसरे न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो जाएगा व्हाइल द प्रोसेस ऑफ रेडियो एक्टिविटी। डियर स्टूडेंट, न्यूक्लियर ट्रांसमुटेशन 2 तरह की होती है। एक कहलाती है
नेचुरल ट्रांसपोर्टेशन और दूसरी कहलाती है आर्टिफिशियल ट्रांसपोर्टेशन। आर्टिफिशियल न्यूक्लियर ट्रांसपोर्टेशन को रदरफोर्ड ने 1919 में ऑब्जर्व किया। जब रदरफोर्ड ने अल्फा पार्टिकल को स्टेबल नाइट्रोजन पर फॉल किया तो नाइट्रोजन ट्रांसम्यूट हो गई ऑक्सीजन में along with one हाइड्रोजन एटम। डियर स्टूडेंट, इस आर्टिफिशियल ट्रांसपोर्टेशन में आप स्टेबल न्यूक्लियाई को खुद न्यूट्रॉन, प्रोटॉन या अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डमेंट से रेडियो एक्टिव बना सकते हैं या अनस्टेबल बनाते हैं, और वो अनस्टेबल होने के बाद ट्रांसपोर्टेशन के प्रोसेस में आता है और वो पेरेंट एलिमेंट से ट्रांसम्यूट होकर डॉटर एलिमेंट में कन्वर्ट हो जाता है। आप सोच रहे होंगे कि पेरेंट एलिमेंट क्या है और डॉटर एलिमेंट क्या है। डियर स्टूडेंट, वो ओरिजिनल अनस्टेबल या स्टेबल न्यूक्लियाई जिसमें आप चेंज लाकर उसमें रेडियो एक्टिविटी के प्रोसेस को इनिशिएट करते हैं वो कहलाता है पेरेंट एलिमेंट। और जब अनस्टेबल न्यूक्लियाई कोई अल्फा, बीटा या गैमा डिके करता है, या वो स्टेबल न्यूक्लियाई जिसे आपने अनस्टेबल बनाया वो जब कोई अल्फा, बीटा या गैमा डिके करेगा तो वो अपने इस पेरेंट एलिमेंट की फॉर्म से चेंज हो जाएगा एक और एलिमेंट की फॉर्म में, और वो जो न्यू एलिमेंट बनता है उसे कहा जाता है डॉटर एलिमेंट। सो डियर स्टूडेंट, इसका मतलब ये है कि न्यूक्लियर ट्रांसपोर्टेशन मैंने जो आपको बताया कि उसकी दो टाइप्स हैं, एक तो है आर्टिफिशियल और एक है नेचुरल। आर्टिफिशियल से रिलेटेड मैंने आपको रदरफोर्ड की कहानी बताई, और नेचुरल ट्रांसपोर्टेशन ऑब्वियसली उन एलिमेंट से रिलेटेड है जिनके न्यूक्लियाई नेचुरली ही अनस्टेबल होते हैं, क्योंकि उनमें नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन इतना ज्यादा हो जाता है कि उनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन कम हो जाती है। सो उस न्यूक्लियाई का जो एक इक्विलिब्रियम का स्टेज है जिसमें हम ये कहते हैं कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स मस्ट बी इक्वल टू रिपल्सिव फोर्स। अगर ये इक्वल हैं तो आपका न्यूक्लियस, उस एलिमेंट का न्यूक्लियस स्टेबल रहता है। लेकिन जैसे ही नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इंक्रीज होते हैं, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन कम होती है, तो ये बैलेंस डिस्टर्ब हो जाता है और वो न्यूक्लियाई डिके का प्रोसेस स्टार्ट कर देता है। और मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में ये बताया था कि जब डिके होता है तो अल्फा, बीटा और गैमा, इन तीन रेडिएशंस में से कोई भी रेडिएशन इमिट हो सकती है। सो डियर स्टूडेंट, अगर हम ट्रांसपोर्टेशन को डिटेल में देखें तो नेचुरल ट्रांसपोर्टेशन को हम डिटेल में स्टडी करेंगे और अल्फा, बीटा और गैमा डिके को अलग अलग देखेंगे कि ये पेरेंट एलिमेंट में किस तरह का ट्रांसपोर्टेशन जनरेट करती हैं। सो पहले हम अल्फा डिके से लिंक करते हैं ट्रांसपोर्टेशन के प्रोसेस को। डियर स्टूडेंट, आप जानते हैं कि अल्फा पार्टिकल हीलियम न्यूक्लियाई थे, जिसका मतलब ये था कि वो हीलियम एटम जिसमें से 2 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हुए तो आपके पास 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन कैरी करता हुआ हीलियम न्यूक्लियाई विद डबल पॉजिटिव चार्ज कहलाता है अल्फा पार्टिकल। और जब आपका कोई भी पेरेंट एलिमेंट अल्फा डिके कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि उसके न्यूक्लियस में से 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन अलग होकर अल्फा पार्टिकल बनेंगे और जो रिमेनिंग न्यूक्लियॉन्स हैं वो जनरेट करेंगे डॉटर न्यूक्लियाई को। सो आपने देखा कि किस तरह पेरेंट एलिमेंट में से 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन का कॉम्बिनेशन अल्फा पार्टिकल बना और जो रिमेनिंग न्यूक्लियॉन था उसने जनरेट किया एक डॉटर न्यूक्लियस को। सो इसको अगर आप सिंबॉलिकली देखें तो लेट्स सपोज एक्स सिंबल हम यूज करते हैं पेरेंट एलिमेंट के लिए और वाई सिंबल यूज करते हैं डॉटर एलिमेंट के लिए। सो अगर ये आपका पेरेंट एलिमेंट है और इसने डिके किया अल्फा डिके के अकॉर्डिंग, तो अल्फा का मतलब है हीलियम 2 इसमें से रिमूव हो गया इन द फॉर्म ऑफ अल्फा पार्टिकल। तो जो न्यू एलिमेंट बनेगा Y, जो कि डॉटर एलिमेंट है, तो उसका एटॉमिक नंबर डिक्रीज हो जाएगा बाय -2 और एटॉमिक मास नंबर
डिक्रीज हो जाएगा बाय -4। सो ये तो चेंज था जो अल्फा डिके ने पेरेंट एलिमेंट से डॉटर एलिमेंट में जनरेट करना है। अगर आप इसको एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग देखें तो लेट्स सपोज हमारे पास रेडियम एक पेरेंट एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर है 88 और एटॉमिक मास नंबर है 226। जब इसमें अल्फा डिके हुआ तो अल्फा डिके का मतलब है हीलियम 24 इमर्ज हुआ और इसके इमर्ज होने से जो डॉटर एलिमेंट बनेगा उसका एटॉमिक नंबर 88 - 2 के अकॉर्डिंग 86 बनेगा और एटॉमिक मास नंबर 226 - 4 के अकॉर्डिंग 222 बनेगा। सो अगर आप पीरियोडिक टेबल में इस एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास नंबर को देखें तो वो एलिमेंट है रेडॉन। सो जब रेडियम अल्फा डिके करता है तो वो पेरेंट रेडियम ट्रांसम्यूट हो जाता है रेडॉन में और इमिट होता है एक अल्फा पार्टिकल। एक और एग्जाम्पल देखते हैं जिसमें हम लेंगे यूरेनियम 92 to 38 एज पेरेंट एलिमेंट। इसमें जब अल्फा डिके होगा तो जो डॉटर एलिमेंट बनेगा उसका एटॉमिक नंबर 92 - 2 के अकॉर्डिंग होगा 90 और एटॉमिक मास नंबर 238 - 4 के अकॉर्डिंग होगा 234। अगर आप पीरियोडिक टेबल में सर्च करें तो इस एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास नंबर वाले एलिमेंट को कहा जाता है थोरियम। सो इसका मतलब है जब यूरेनियम ने अल्फा डिके किया तो वो ट्रांसम्यूट होकर थोरियम में कन्वर्ट हो गया। सो डियर स्टूडेंट, आपने देखा कि किस तरह एक फॉर्म से न्यूक्लियस दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है वाइल अल्फा डिके। सेम इसी तरह आप ट्रांसमुटेशन को बीटा डिके में भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। आप जानते हैं कि बीटा एक फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन होता है जिसका मतलब कि इस पर नेगेटिव चार्ज है। सो जब आप एक पेरेंट एलिमेंट X में बीटा डिके को ऑब्जर्व करेंगे तो जो डॉटर एलिमेंट बनेगा वो कुछ इस तरह के चेंज के साथ बनेगा। लेट्स सपोज ये आपका पेरेंट एलिमेंट है X जिसका एटॉमिक नंबर है Z और एटॉमिक मास नंबर है A। जब इसमें हुआ बीटा डिके तो जो न्यू एलिमेंट डॉटर एलिमेंट Y बना उसका एटॉमिक नंबर होगा +1 और एटॉमिक मास नंबर में कोई भी चेंज नहीं आएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि इसके एटॉमिक नंबर को +1 किया और एटॉमिक मास नंबर में कोई भी चेंज नहीं आया, तो ये क्या है? सो इसके लिए हम समझते हैं बीटा डिके को डिटेल में। डियर स्टूडेंट, बीटा डिके बेसिकली किसी भी अनस्टेबल न्यूक्लियाई में मौजूद न्यूट्रॉन के डिके से रिलेटेड है। लेट्स सपोज ये हमारा एक अनस्टेबल न्यूक्लियाई है। इस न्यूक्लियाई में मौजूद एक न्यूट्रॉन डिसइंटीग्रेट हो जाता है एक प्रोटॉन, जिसे पॉजिट्रॉन भी कहा जाता है, और एक इलेक्ट्रॉन में। ये इलेक्ट्रॉन इन द फॉर्म ऑफ बीटा पार्टिकल न्यूक्लियस से बाहर आ जाएगा, जबकि जो पॉजिट्रॉन है, जिसे आप प्रोटॉन भी कहते हैं, वो न्यूक्लियस के अंदर ही रहेगा। सो ये तो है बीटा डिके। अब आपने ये नोटिस किया कि जब बीटा डिके हुआ तो एक पेरेंट न्यूक्लियाई का एक न्यूट्रॉन कम हुआ, लेकिन एक प्रोटॉन बन भी तो गया। इसका मतलब है कि अगर मैं एटॉमिक मास नंबर को स्टडी करूं तो एटॉमिक नंबर इक्वल होता है n+z। n stands for number of neutron and z stands for number of proton। सो जब बीटा डिके हुआ तो इस पेरेंट एलिमेंट के न्यूक्लियस में n हो गया n-1, यानी एक न्यूट्रॉन गायब हो गया। लेकिन न्यूट्रॉन के गायब होने के साथ ही एक पॉजिट्रॉन बन भी तो गया। सो जो z है, जो कि नंबर ऑफ प्रोटॉन है, वो z+1 हो जाएगा। सो इसका मतलब है अगर न्यूट्रॉन एक नंबर कम हुआ तो प्रोटॉन एक नंबर बढ़ गया। सो ओवरऑल आपका A विच इज एटॉमिक मास नंबर वो n+z ही रहा, उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। लेकिन एक प्रोटॉन के बनने से नंबर ऑफ प्रोटॉन तो 1 टाइम इंक्रीज हुआ है।
सो अगर आप एलिमेंट को लिखेंगे, न्यू एलिमेंट को लिखेंगे, तो न्यू एलिमेंट में सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ प्रोटॉन के इंक्रीज होने की वजह से Z+1 हो जाएगा, बट A विल रिमेन अनचेंज. A इज द एटॉमिक मास नंबर. सो इसीलिए जब आप जनरलाइज्ड इक्वेशन फॉर बीटा डिके लिखते हैं, तो अगर X आपका पेरेंट एलिमेंट है, जब वो बीटा डिके करेगा तो जो न्यू डॉटर एलिमेंट Y बना था उसमें जस्ट आपने Z+1 किया था और A को आपने अनचेंज्ड ही रखा था. क्योंकि एक प्रोटॉन एक्स्ट्रा बना सो Z+1 हो गया, लेकिन एक प्रोटॉन बनने के साथ साथ एक न्यूट्रॉन गायब भी हो जाता है, सो N+Z वाला फैक्टर अनचेंज्ड ही रहा. सो ये तो था कि बीटा डिके जर्नली अगर आप इक्वेशन की फॉर्म में लिखें तो किस तरह लिखेंगे. अब एक प्रैक्टिकली एग्जांपल देखते हैं कि बीटा डिके थोरियम में अगर हो रहा है तो किस तरह होगा. लेट्स सपोज डियर स्टूडेंट, ये थोरियम न्यूक्लियाई है जिसके पास है एटॉमिक नंबर है उसका 90 और एटॉमिक मास नंबर है 234. जब इसमें हुआ बीटा डिके तो बीटा डिके में इसका एटॉमिक नंबर 90+1 हो जाएगा विच इज 91 और एटॉमिक मास नंबर में कोई चेंज नहीं आएगा, वो रहेगा 234. सो इस एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास नंबर 91, 234 को अगर आप सर्च करें इन पीरियोडिक टेबल तो ये है प्रोटैक्टिनियम. सो इसका मतलब है जब थोरियम डिके हुआ बीटा डिके के अकॉर्डिंग तो वो थोरियम ट्रांसम्यूट हो गया प्रोटैक्टिनियम में एक न्यू डॉटर एलिमेंट में. सो डियर स्टूडेंट, अगर आप अल्फा डिके की दोनों इक्वेशंस और बीटा डिके की ये वाली इक्वेशन देखें तो इन सब इक्वेशंस में आप राइट साइड का चार्ज नंबर अगर देखें और लेफ्ट साइड का चार्ज नंबर देखें तो राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड इन सारी रिएक्शंस की सेम चार्ज नंबर कैरी कर रही है. सो इसका मतलब ये है कि आपके चाहे अल्फा डिके के अकॉर्डिंग प्रोसेस हो रहा है या फिर बीटा डिके के अकॉर्डिंग प्रोसेस हो रहा है, तो हर रेडियो एक्टिव डिके में चार्ज नंबर कंजर्व रहता है. सो डियर स्टूडेंट, अब तक आपने अल्फा और बीटा डिके से लिंक्ड ट्रांसमुटेशन को ऑब्जर्व किया. अब देखते हैं कि गैमा रेडिएशंस में ट्रांसमुटेशन का प्रोसेस किस तरह होता है. आपने ये पढ़ा था डियर स्टूडेंट कि गैमा रेज बेसिकली ऐसी एनर्जी रेडिएशंस हैं जो कोई चार्ज नहीं कैरी करती और ना ही कोई मास कैरी करती हैं. सो ये चार्जलेस मासलेस गैमा पार्टिकल हाई एनर्जी रेडिएशंस हैं. सो डियर स्टूडेंट, एक्चुअली गैमा रेडिएशंस में ना तो कोई न्यूट्रॉन ना ही कोई प्रोटॉन डिके हो रहा होता है, बल्कि गैमा रेडिएशंस किसी भी न्यूक्लियस में अगर अल्फा डिके हो रहा है या बीटा डिके हो रहा है तो उसके साथ साथ साइड बाय साइड एग्जिस्ट करती हैं. क्या मतलब मेरी इस बात का? होता यह है डियर स्टूडेंट कि जब कोई न्यूक्लियस अल्फा डिके करता है या बीटा डिके करता है, इन दोनों में से कोई भी एक अगर प्रोसेस होता है तो इन प्रोसेस में बहुत हाई एनर्जी रेडिएट होती है और वो न्यूक्लियस उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करके एक्साइटेड न्यूक्लियस बन जाता है, जिसे आप अनस्टेबल न्यूक्लियस भी कह सकते हैं. ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे किसी एटम पर अगर कोई एनर्जी फॉल करे और उस एटम के इलेक्ट्रॉन्स लो एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट में चले जाएं, तो वो एटम कहलाएगा एक्साइटेड एटम या फिर अनस्टेबल एटम. वो इलेक्ट्रॉन फौरन ही उस एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट की तरफ जंप करेंगे और उस एब्जॉर्ब्ड एनर्जी को इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशंस एमिट कर देंगे. बिल्कुल ऐसा ही न्यूक्लियस में भी होता है. जब अल्फा या बीटा डिके हुआ तो इस प्रोसेस में जनरेट होने वाली हीट एनर्जी को वो न्यूक्लियॉन्स या न्यूक्लियस एब्जॉर्ब करके एक्साइटेड न्यूक्लियस बन जाता है. और ये एक्साइटेड न्यूक्लियस जब इस एब्जॉर्ब एक्स्ट्रा एनर्जी को री एमिट करता है
तो इमिट होती हैं हाई एनर्जी गैमा रेडिएशंस। सो इसका मतलब ये है कि जब किसी भी न्यूक्लियस में गैमा डिके होता है तो उस न्यूक्लियस के ना तो चार्ज नंबर में कोई चेंज आता है और ना ही उसके एटॉमिक मास नंबर में चेंज आता है। सो सिर्फ और सिर्फ वो एक्साइटेड न्यूक्लियस डी एक्साइट होकर अपनी ग्राउंड स्टेट या स्टेबल स्टेट में वापस आ जाता है। सो इसको जब हम रिएक्शन के अकॉर्डिंग लिखते हैं तो इसकी जो इक्वेशन है वो कुछ इस तरह लिखी जाती है, XZA स्टेरिक। इसमें जो स्टार का साइन है वो एक्साइटेड न्यूक्लियस को इंडिकेट करता है। सो इसमें जब गैमा डिके हुआ और इस एक्साइटेड न्यूक्लियस ने अपनी एक्स्ट्रा एनर्जी इमिट की इन द फॉर्म ऑफ गैमा रेज, तो ये सिंपली चेंज हो जाएगा एक स्टेबल न्यूक्लियस में, लेकिन इसकी कोई भी एटॉमिक या मास नंबर में चेंज नहीं आएगा, ये ओरिजिनल न्यूक्लियाई ही रहेगा। सो जब गैमा डिके होता है तो पेरेंट एलिमेंट से कोई न्यू डॉटर एलिमेंट नहीं बनता, वही एक्साइटेड पेरेंट एलिमेंट एक स्टेबल डॉटर एलिमेंट में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन कोई भी उसमें एटॉमिक नंबर या एटॉमिक मास नंबर में चेंज नहीं आता। सो डियर स्टूडेंट, ये तो थे आपके 3 अल्फा, बीटा और गैमा रेडिएशन से रिलेटेड डिफरेंट ट्रांसमुटेशन रिएक्शंस। सो डियर स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही। आने वाले लेक्चर में मजीद देखेंगे कि ये अल्फा, बीटा और गैमा रेडिएशंस जब किसी मैटर के साथ इंटरेक्ट करती हैं, मैटर का मतलब है सॉलिड, लिक्विड या गैस के साथ इंटरेक्ट करती हैं, तो ये तीनों रेडिएशंस किस तरह इंटरेक्ट करेंगी, लेकिन ये हम स्टडी करेंगे आने वाले लेक्चर में। टिल देन, अल्लाह हाफिज।